हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हम हर एक केस में पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो वहां पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा, ये एक कॉमन है, हर जगह पे हम लोग यूज कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन की वजह से उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी खुद के अंदर स्टोर कर लेगा, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। मानो अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस से कुछ सर्टन डिस्टेंस पर मैंने ले लिया, एक सर्टन हाइट पर मैंने ले लिया। तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया बेटा, इसके अंदर एक एनर्जी को स्टोर करके रखा, और वो जो एनर्जी होंगी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, बेसिक जो हमने पढ़े अभी तक, वो है mgh। सही है? m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। हाइट कहां से मेजर करेंगे हम लोग? अर्थ सरफेस से। ठीक है? मानो कोई अर्थ सरफेस, जैसे कि मानो यहाँ पे अर्थ है, और इस अर्थ सरफेस पे आप जितने भी हाइट पे चले जाओगे, h, ठीक है? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बेटा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है? जो स्मॉलर हाइट्स होती है, क्योंकि उसके अंदर जी का वैल्यू जो बेटा, हम लोग उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन क्या जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है? हमने तो पढ़े हैं जी का वैल्यू हर जगह पे चेंज होते रहता है। लेकिन स्मॉलर हाइट्स के लिए इस जी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ही लेंगे बेटा। मास तो कांस्टेंट ही होता है, और बचेगा कौन यहाँ पे? एच। एच मतलब कौन? हाइट। तो अर्थ सरफेस से आप जितने ज्यादा हाइट पर चले जाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा हाइट पे मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, रिलेशन क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज्यादा हाइट उसकी बढ़ेगी ग्राउंड सरफेस से, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होंगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होंगी। समझ रहे हो? जितनी ज्यादा हाइट होंगी, उतने ही ज्यादा वहां पे उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होंगी। इसका मतलब वो जितना उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। अब एक बात समझो, अभी मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां से इसके रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस अर्थ सरफेस से पर्टिकुलर हाइट बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? एच, एच मतलब हाइट। इस हाइट को हम लोग बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइट बढ़ाने से क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हाइट अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। लेकिन एक बात समझो, मुझे एक बात बताओ, अगर हम अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे, तो बेटा जो जी का वैल्यू है, क्या ये जी का वैल्यू हर जगह पर सेम ही रहेगा? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जी का फॉर्मूला क्या देखा था बेटा हमने? जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला। तो जी का और आर का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो यहाँ पे हम लोग आर प्लस एच ले लेंगे, क्योंकि एच भी आ जाएगा अब इसके अंदर। तो ये आर जितना ज्यादा होगा, मतलब आर प्लस एच जितना ज्यादा होगा, जी का वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि एक सैटेलाइट, सैटेलाइट की हाइट कितनी होंगे बेटा? हाइट होंगे 35,700 किलोमीटर, और यहाँ पे जी का वैल्यू देखा था हमने कितना? 0.225 समथिंग था। याद आ रहा है? सही है? मतलब इतने हाइट पे इतनी जी का वैल्यू है।
अर्थ सरफेस पे कितनी है 9.8 है और इतने हाइट पे कितनी मिल रही है 0.225। मतलब अर्थ सरफेस से जितना ज्यादा हाइट पर हम लोग जा रहे हैं उतनी ही जी का वैल्यू वहां पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले इस जी की तो जी का वैल्यू तो कम हो जाएगा बेटा। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे मान लेते हैं ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, मतलब अर्थ उसके सराउंडिंग में जो एक फील्ड बना रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, मान लेते हैं यहां तक ही बना रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट पे जी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और जैसे हम इसके ऊपर निकलेंगे तो जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, सीधा 0, क्योंकि हम स्पेस में भी जा रहे हैं। तो अगर जी का वैल्यू 0 बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी बेटा वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बन जाएंगी जी, समझे कि नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन रही है वहां पे, 0 बन रही है। मान लो आपने उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में कहीं पे यहाँ पे तुम्हें रखा हुआ है और इसका मास है स्मॉल m और इस अर्थ सरफेस, अर्थ का मास होता है बेटा कैपिटल M। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है और रेफरेंस पॉइंट हम उसी को कंसीडर करते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएंगी 0। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अभी स्पेस में, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गई। मतलब ये अपने लिए अब एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट से मानो इस ऑब्जेक्ट को अब आप लोग यहाँ तक लेके आ रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड तक, कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो बेटा इसको अच्छे से समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो बेटा जब हम इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके आएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वर्क डन परफॉर्म करना होगा, समझ रहे हो, क्या परफॉर्म करना होगा, वर्क। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से लेके बी तक आते समय ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वर्क डन परफॉर्म करेगा और वही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। उसी एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है, और ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये यू का मतलब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे साइन लगा देंगे हम लोग माइनस। माइनस क्यों लगा रहे ये भी समझो बेटा। जैसे कि मानो अभी ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कुछ ना कुछ हाइट पर है, सही है। तो हाइट पर जाते समय अभी आप मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेंगे बेटा, ग्रेविटी एक्ट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। मतलब ये जी को अपोज कर रहा है, जी को अपोज करके ये ऊपर जा रहा है। तो जी के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। इसी के लिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव लेते हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कहीं पर भी चेक करो, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव ही मिलेगी क्योंकि वो जी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला जो होता है बेटा ये होता है कैपिटल जी, ये आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पे लिया जाता है मास ऑफ अर्थ, उसके बाद लिया जाता है मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला जो है ये अब हम लोग लार्जर हाइट्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाएगा, लार्जर हाइट्स के लिए। और ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर हाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जी का वैल्यू हम वहां पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्केप वेलोसिटी। अब इसका नाम है स्केप, मतलब ये कहां से तुम्हें निकल के जा रहा है, स्केप हो रहा है, सही है। देखो जैसे कि जैसे कि अभी अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। और ये अर्थ क्या करेंगे बेटा, ये जो अर्थ होंगी ये इसके सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करेंगी, सही है। जैसे कि मान लेते हैं ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके सराउंडिंग में अर्थ क्या कर रही है,
खुद की एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना रही है। यहाँ पे इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, इसको मान लेते हैं हम लोग r, और ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो बेटा इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। अभी मान लो बॉडी जो है ये अर्थ सरफेस पर है, और हम लोग धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे थ्रो किया मानो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने, तो वहां पे आप लोगों को वेलोसिटी में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देता है, उसकी जो वेलोसिटी होंगी बेटा ऑब्जेक्ट की, वो वेलोसिटी आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी। कोई बॉल है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो जाएंगी बेटा उसकी, कम होते हुए दिखाई देंगी, और एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पर इसकी ये जो वेलोसिटी है ये 0 बन जाएगी। सही है, अब उस पॉइंट के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर से अर्थ सरफेस पे रिटर्न आ जाएगा। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितनी होंगी बेटा? वो होंगी 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितनी होंगी वहां पे? 0 मीटर पर सेकंड। सही है, अभी और एक समझो बात को। तो ये जितने हाइट पे जा रहा है, जितनी भी हाइट हो, ये हाइट किस पर डिपेंड है? मतलब ये जितनी भी हाइट कवर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हाइट किस पर डिपेंड होंगी? वो हाइट डिपेंड होंगे बेटा इनिशियल वेलोसिटी पर। मतलब आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली कितनी वेलोसिटी सप्लाई कर रहे हो, जितनी आप वेलोसिटी वहां पे प्रोवाइड करोगे, उतनी ही हाइट आप लोगों को दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो हाइट होंगे बेटा, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होंगी, वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड होंगे। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होंगी, उतना ही ज्यादा वहां पे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। और एक बात समझो, जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये धीरे-धीरे क्या कर रहा है, ऊपर हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। तो बेटा इसे ग्रेविटी को अपोज करना है। ये ऐसे ही ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्रेविटी को अपोज, ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, लेकिन फिर भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और ये धीरे धीरे मूव होके क्या होगा बेटा, इस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे जितना भी है ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसे हमेशा, इस ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करना होगा बेटा, हमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड करना होगा, तभी जाके ये क्या करेगा, ये हमेशा ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक जगह पे वो रुक जाएगा और फिर से रिटर्न आ जाएगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना जरूरी है, तभी तो वो हर समय क्या करते जाएगा, ग्रेविटी का अपोजिशन करते हुए आगे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे वो ग्रेविटी को अपोज करेगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे उसकी वेलोसिटी कम होंगी बेटा, उसको इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी है, फिर से वो ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऊपर जाते 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 एक जगह पे क्या हो रहा है बेटा, जी का वैल्यू जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर वो लार्जर हाइट्स पे जाएगा, अगर वो लार्जर हाइट्स पे अगर चला जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, जी का वैल्यू बहुत कम होगा। तो अगर जी कम हो जाएगा, तो अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ जो है, वो जितना भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगी वो कम होगा, क्योंकि जी ही कम है। समझ रहे हो? तो उसके बाद भी आप उसको वेलोसिटी दे ही रहे हो, तो वेलोसिटी देने के बाद जी का वैल्यू एक पॉइंट पे कितना हो रहा, 0 बन जा रहा। सही है कि नहीं? जी का वैल्यू कितना बन रहा है यहाँ पे, 0 बन रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने इसको अगर ऑब्जेक्ट क्रॉस करके चला गया, मतलब इस पॉइंट को अगर वो ब्रेक करके आगे चला गया, मतलब ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो गया, वहां से बाहर निकल गया। तो उसे एस्केप होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए बेटा, उस वेलोसिटी को हम लोगों ने नाम दिए एस्केप वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ब्रेक करके स्पेस में जाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को आप लोग क्या नाम दोगे, उसे हम लोग नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ की, तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो जगह पे कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले कहां पर बेटा, अर्थ सरफेस पर है, और सेकंड केस ऐसी है
कि ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, 0 होगी, ठीक है। और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा बेटा, बोलो। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। सही है कि नहीं? ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -gmm/r, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ठीक है। तो gmm/r ये फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी क्या होंगी, टोटल एनर्जी दोनों का सम होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कर देंगे, तो हाफ ऑफ mv² माइनस ये यहाँ पे ESC, इसका मतलब होता है बेटा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। और इसमें से ये -gmm/r हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे मिलेंगे टोटल एनर्जी। तो ये कहाँ पर हो रहा है सब कुछ, ये हो रहा है सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। और सेकंड जो है बेटा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगी 0, ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही 0 बन जाती है बेटा। मैंने इससे पहले भी बताया था फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाती है वहां पे, 0। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कितनी बन जाएंगी, 0 बन जाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 बन जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि v की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0, एंड एनीथिंग इनटू 0 इज ऑलवेज 0। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगी 0। क्लियर है? नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, ये होता है -gmm/r+h, बराबर है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, इतने हाइट पर है। तो -gmm/r+h कितना है बेटा, इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट अब डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गई तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। देखो अगर 0 किसी का डिनोमिनेटर हो, 1/0 कितना होता है बेटा, ये होता है इन्फिनिटी। 0 को आप लोग किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, और 1/∞ क्या होता है, ये बन जाता है 0, ठीक है। सो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 बन गई है, तो टोटल एनर्जी भी क्या होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट की एनर्जी बेटा कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि मानो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी, जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 mv²। तो अगर वेलोसिटी कम होगी, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, कम होते जाएंगी। अगर वेलोसिटी कम होंगी तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगी, कम होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या ले रहे हैं हम लोग, mgh। तो h क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे h बढ़ते जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्लियर है? मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ रही है। सही, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, जितनी कम होंगी उतनी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेंगी बेटा, टोटल एनर्जी जो होंगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, क्योंकि ये जितनी कम होंगी ये उतनी बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी एनर्जी होंगी, और इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट अब मूव हो रहा है तो यहाँ पर एनर्जी जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी, एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेंगे बेटा। सही है कि नहीं? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो E1 कितना है, E1 हमने यहां से निकाला, ये है E1 1/2 mv² -gmm/r, उसको रख दिए यहाँ पे। उसके बाद E2 कितना मिला हमें,
वो तो 0 है, 0 एज इट इज रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये साइड जो है बेटा, इस साइड को उस साइड जा लेके जाओ, तो ये माइनस है तो उस साइड चला जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उस साइड अगर हम उसे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। तो इसका स्क्वायर जो है वो हटा दो, और ये वाला जो टर्म होगा इसे हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो इसकेप वेलोसिटी क्या मिली हमें, जो इसकेप वेलोसिटी है बेटा, वो इसकेप वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिली अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। तो ये है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। हम इससे और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा। आप लोगों को पता है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने, स्मॉल जी कितना होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सही है, तो इस आर स्क्वायर को अगर हम लोग इस साइड शिफ्ट कर दे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीएम। ठीक है, तो इस जीएम की जगह पे क्या लिखना होगा हमें, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। तो इसके वेलोसिटी हमें मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, और इस जीएम की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो एक आर जो है एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसके वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, और वो होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी सारे के सारे कांस्टेंट ही है। जी का वैल्यू पता है आप लोगों को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। मास भी पता है अर्थ का, रेडियस भी पता है। तो इसको अगर हम लोग पुट करें, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू स्मॉल जी इंटू आर। तो जी का वैल्यू 9.8 है और आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है, तो वो यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगे बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सॉल्व कैसे करना है ये मैंने बताया था, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना है आपको। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, आप लोग इमेजिन करो, एक सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से जो कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड बनी हुई है, इसे ब्रेक करके स्पेस में चला जा सकता है, मतलब इस्केप हो सकता है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा। जैसे हम लोगों ने अभी अर्थ सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी निकाली, उसी तरह से मून के लिए भी निकालना है। तो कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास। मास दिया हुआ है बेटा, उसके बाद रेडियस भी दी गई है, और कैपिटल जी का वैल्यू तो फिक्स है। कैपिटल जी है, मास ऑफ मून है 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22। कैपिटल आर है बेटा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो अपने पास फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, 2gm अपॉन आर। तो इसमें वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू है, मास ऑफ मून है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो वो जो मून का जो फील्ड होगा वो उसे ब्रेक करके चला जाएगा। ठीक है, तो मून के लिए इसके वेलोसिटी कितनी होंगे बेटा, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ओके,